हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम कक्षा 12 की जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसकी आप लोगों को तैयारी करवा रहे थे। और इससे पहले हमने जो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इस पाठ से शुरुआत की थी और इसमें एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आप वो देख लीजिए। उसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो समझाए थे और कुछ क्वेश्चन लगवाए थे। आज इस वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इस क्रांतिक कोण को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए, उस वीडियो में हमने ये समझाया था कि अपवर्तन में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण है वो किस तरफ विचलित होती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब अपवर्तित किरण किस तरफ विचलित होती है। तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तित किरण जो है वो अविलंब से दूर हटती है। विचलन जो है वो अविलंब से दूर तरफ होता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो विचलन अविलंब की तरफ होगा। तो देखिए, इसमें एक किरण हमने दिखाई है, ये पहली किरण है। ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाएगी। ये इसका आपतन कोण हो जाएगा और ये वाला अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये किरण थोड़े से और अधिक अपवर्तन कोण पर आए, आपतन कोण पर आए, ये अगर आपतन कोण हम बढ़ा दें, ये इतना कर दें, तो देखिए अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दें अगर हम तो और बढ़ जाएगा, और हो सकता है ये बिल्कुल सीधा हो जाए, ये बिल्कुल इस लाइन में बन जाए। तो देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो हमारी अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हटती है, और फिर जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी हमारा बढ़ता जाता है, और एक निश्चित कोण पर ये कोण अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इसी निश्चित कोण को हम जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा, उसी आपतन कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, उस आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण को फिर हम आई से नहीं डिनोट करेंगे, फिर हम उसे करेंगे सी से डिनोट। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? सी। और कब हो जाएगा? जब आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, यानी अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाए और 90 अंश का अपवर्तन कोण पर मुड़े, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे भाई अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा, उस आपतन कोण को क्या कहेंगे? हम क्रांतिक कोण कहेंगे। अब अगर इस क्रांतिक कोण से भी अधिक का आपतन कोण हो, और थोड़ा इसे झुका दें हम, ठीक है, थोड़ा सा और आपतन कोण अगर हम बढ़ा दें, तो देखिए अपवर्तन कोण और थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये 90 अंश से बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्या होगा? प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में वापस चली आएगी। ठीक है, इस घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस घटना को एक बार हम फिर से समझते हैं कि देखिए, जैसे हम जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में गुजारेंगे तो जो अपवर्तित किरण होगी वो अविलंब से दूर हटेगी, यानी आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण आपतन कोण से कुछ बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, और जिस निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा, उसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, और फिर अगर क्रांतिक कोण से भी अधिक का आपतन कोण हो जाएगा तो अपवर्तन कोण 90 अंश से ऊपर हो जाएगा, और प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में वापस लौट आएगी, और एक तरीका का ये परावर्तन हो जाएगा।
क्योंकि परावर्तन में ही जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये जो परावर्तन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? अपवर्तन के द्वारा वापस आ रहा है। तो इस घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, हम एक बार बोल दे रहे हैं और आप इसे लिख लीजिए। पहले क्रांतिक कोण के बारे में लिखिए आप। ठीक है, तो लिख लीजिए क्रांतिक कोण के बारे में कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आप नीचे लाइन से लिखेंगे यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो अपवर्तित किरण पहले ही माध्यम यानी वही सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार सघन माध्यम से आपतित किरण का अपवर्तन के पश्चात वापस सघन माध्यम में आना यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, यानी सघन माध्यम से जो आपतित किरण है ये अपवर्तन के पश्चात वापस सघन माध्यम में ही आ जाए। देखो ये सघन माध्यम है तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर क्रांतिक कोण दिया गया है, ये अगर क्रांतिक कोण है तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जैसे आपको पता है स्नेल के नियम से क्या होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, साइन I अपान साइन R के बराबर होता है। और ये तरंग दैर्घ्य में भी यही संबंध होता है, λ1 अपान λ2। ये देखिए एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक के लिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल भी बदल जाती है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये तो पता ही है आपको, और ये तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है। अगर पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ1 है, दूसरे माध्यम में λ2 है, तब अपवर्तनांक के बीच में ये संबंध होता है V1 अपान V2 बराबर साइन I अपान साइन R बराबर λ1 अपान λ2। ठीक है, इस नियम के द्वारा हम किसी भी जब जो कोई प्रकाश किरण किस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो चाल दी गई हों, चाहे आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिए गए हों, चाहे दोनों माध्यमों में तरंग दैर्घ्य दी गई हो, तो हम यह अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब अगर क्रांतिक कोण के लिए बात करें तो देखिए अगर क्रांतिक कोण होगा तो I बराबर क्या होगा, C होगा, और R बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो अगर क्रांतिक कोण के लिए बात करें हम, क्रांतिक कोण के लिए क्या होगा, I बराबर होगा C, यानी आपतन कोण को हम C से लिखेंगे, और उस कंडीशन में R बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर। ठीक है, देखिए सघन माध्यम में कितना आपतन कोण है, C, और अपवर्तन कोण कितना है, 90। अगर क्रांतिक कोण की बात करें तो ये हो जाएगा साइन C अपान साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है तो ये किसके बराबर होगा, साइन C के बराबर होगा। किसका अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष किसका, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर हमें सघन माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए हो, अगर हमें चाहिए हो सघन
माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अपवर्तनांक हम चेंज करते हैं ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, ये sin 90 का मान 1 है, तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा 1/sin c, ठीक है। तो यानी सघन माध्यम के अपवर्तनांक को अगर हम n से लिखें तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin c। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो n है ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसलिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, 1/sin c, और इसे cos c भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है सघन माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, ठीक है। ये कैसे आया देख लीजिए, आप प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, sin i/sin r, ठीक है। तो sin i की जगह c हो जाएगा और r कितना है, 90 एंगल है, तो ये हो जाएगा sin c/90 एंगल, sin 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा sin c/1। लेकिन अगर हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, ठीक है, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा 1/sin c विरल माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख दीजिए। सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है और क्रांतिक कोण c है तो n = क्या होता है, 1/sin c, ठीक है। तो क्रांतिक कोण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक का होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण पर आपतन कोण 90 अंश होता है, यानी ये लाइन बिल्कुल इसके सीध में हो जाती है। और अगर आपतन कोण का मान c से अधिक हो जाएगा तो फिर अपवर्तन कोण 90 अंश से ऊपर हो जाएगा और प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में वापस लौट आएगी। इसी घटना को कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। अब हम जो है इस पर कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए इसे। एक पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है √3, इसे हम n से लिख लेते हैं, n √3, और c का मान हमें पूछा गया, हमसे क्रांतिक कोण का मान पूछा गया। और आपको पता है क्रांतिक कोण के लिए क्या होता है, क्रांतिक कोण c के लिए n होता है 1/sin c। n का मान है √3 और ये है 1/sin c। अब देखिए 1/sin c है ना, तो हमें sin c का मान चाहिए, तो ये इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा sin c, ठीक है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ भी व्युत्क्रम, यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं √3/1, ठीक है। तो इसका दोनों द्वारा रेसिप्रोकल करेंगे तो sin c हो जाएगा 1/√3, यानी ये चेंज होगा, ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाके चेंज कर देगा। sin c का मान आ जाएगा, अगर हम c का मान निकालें तो c बराबर ये हो जाएगा sin का इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब देखिए 1/√3 जो मान है वो है sin 35.3 अंश का, ठीक है। यानी sin 1/√3 जो है वो कितना है, sin 35.3 अंश का है ना। तो चाहे तो आप यहीं पर लिख दीजिए, ये देखिए sin इनवर्स है और 1/√3 कितने का मान है, sin 35.3 अंश का ना, तब भी c बराबर आ जाएगा कितना, 35.3 अंश। ये आप यहीं पर लिख सकते थे सीधे, sin c बराबर 1/√3 है, ये कितने का मान है, sin 35.3 अंश का मान है ना। तो इसकी कंपेयरिंग कर दिए तब भी c बराबर कितना आ जाएगा, 35.3 अंश, ठीक है। और यह ऐसे जो है sin इनवर्स ऐसे लिख लीजिए, 1/√3 का मान रख दीजिए, तब sin कैंसिल हो जाएगा, ये 35.3 अंश आ जाएगा। ऐसे जो मान है ये देखिए 1/√3 sin का मान एक जो है अलग मान होता है ना, तो अलग मान जब भी कभी दिए जाते हैं तो क्वेश्चन में उनका मान दिया गया होता है, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2010 और 2017 2 साल जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं 4/3 और 3/2। तो पानी का अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक इसे हम लिख रहे हैं NW से, कितना है 4/3। दूसरा अपवर्तनांक किसका है, कांच का, तो इसे लिख ले रहे हैं NG से 3/2। अब क्या कह रहे हैं कि कांच से पानी पर आपतित किरण के लिए, देखिए जब कांच से पानी में जाएगा प्रकाश किरण तो कांच जो है ज़्यादा सघन है और पानी जो है कम सघन है। तो कांच और पानी की अगर कंपेयरिंग करेंगे तो कांच हो जाएगा सघन माध्यम और पानी जो हो जाएगा, जल हो जाएगा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश किरण, तो क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो इसमें हमें अपवर्तनांक किसका चाहिए होता है, अपवर्तनांक हमें चाहिए होता है सघन माध्यम का, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए वाटर और जो ग्लास है यानी पानी और कांच में सघन कौन है, सघन है कांच। तो हमें अपवर्तनांक किसका चाहिए होगा, कांच का चाहिए होगा, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो हम निकाल लेंगे भाई जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम W के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। और ये तरीका हमने देखिए पहले वाले वीडियो में बताया था, आप उसे देख लीजिएगा तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपको बता दें WNG आपको निकालना है, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है आपको ना। तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर रहेगा और पानी का अपवर्तनांक के नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 और इसका मान कितना है 4/3, ठीक। ये 2 फ्रैक्शन अगर हो तो आपको पता होगा, पहली वाली फ्रैक्शन हम ऐसे ही लिख लेते हैं और दूसरी वाली को पलट के लिख देते हैं, ठीक है। तो WNG जो है, यानी इसी को अगर हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक अगर यहाँ लिख लें तो यानी इक्वल क्या हो जाएगा 9/8। ये जो अपवर्तनांक आया है किसका आया है, कांच का, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक आया है। अब सघन माध्यम और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, क्रांतिक कोण के लिए क्या होता है, N = 1/sin², ठीक है। n का मान कितना है 9/8 = 1/sin²। फिर हम sin² का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin² हो जाएगा, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये भी मान नहीं दिया गया है इस बार, अब नहीं दिया गया है तो बस C का मान निकाल लीजिए आप। तो C का मान हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स में sin 8/9। तो ये क्रांतिक कोण का मान हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप कर सकते हैं कि किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालें और n का मान कौन सा रखें। तो आप ध्यान लीजिए कि जो भी दोनों माध्यम हैं उनकी आप कंपेयरिंग कर लीजिए और उनमें कौन सा माध्यम ज़्यादा सघन है, ठीक है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। अब वाटर और ग्लास में कौन सघन है, ग्लास सघन है ना, तो ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे हम वाटर के सापेक्ष, ठीक है। तो जब सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाए उसी को हम n से लिखेंगे, क्योंकि सूत्र में आपने देखा था n = क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहे हैं कि एक द्रव में प्रकाश की चाल दी गई है। ये देखिए द्रव में चाल दी गई है और ये दी गई है वायु में। तो आप तुरंत पहले यही सोच लीजिए कि भाई कोई द्रव है, लिक्विड है और वायु है, इनमें कौन सघन है, लिक्विड सघन है। क्योंकि देखिए गैस विरल होता है, द्रव उससे ज़्यादा सघन होता है, ठोस उससे ज़्यादा सघन होता है, ठीक है। तो द्रव क्या है, सघन है, और वायु क्या है, द्रव जो है ये सघन माध्यम है और वायु है विरल माध्यम है, ठीक है। तो द्रव से वायु में आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी क्रांतिक कोण निकलेगा। तो इसमें सघन माध्यम कौन है, द्रव है। तो हमें अपवर्तनांक क्या चाहिए होगा,
द्रव का आवर्तनांक चाहिए होगा। ठीक है, ये देखो कुछ चाल दी गई हैं, द्रव में चाल दी गई है, द्रव में प्रकाश की जो चाल है कितनी दी है 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और वायु में प्रकाश की चाल ये दी है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। हमें आवर्तनांक किसका चाहिए होगा? सघन माध्यम का। सघन माध्यम कौन है? द्रव है। द्रव और वायु में सघन माध्यम कौन है? द्रव है। तो हमें द्रव का आवर्तनांक चाहिए होगा वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। तो क्या होगा भाई? अब देखिए चाल जब दी जाती है तो चाल कैसे निकालते हैं? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण जिस माध्यम में आएगी, तो जिस माध्यम से आ रही है उसमें प्रकाश की चाल, और बटे जिस माध्यम में आई है उसमें प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश किरण किससे आएगी? हमें किसका अपवर्तनांक चाहिए? हमें अपवर्तनांक चाहिए है किसका? लिक्विड का। ठीक है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अब वायु के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल और बटे द्रव में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणे 10 की घात 8, और द्रव में प्रकाश की चाल कितनी है? 1.5 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, ये घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1.5, ये दशमलव हटा लीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो ये अपवर्तनांक किसका आया है? हवा के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यानी लिक्विड का अपवर्तनांक। लिक्विड क्या है? सघन है, तो इसी को लिख लेंगे n = 2 आ जाएगा। ठीक है, n का मान आ गया। आप क्रांतिक कोण के लिए निकाल देंगे हम। क्रांतिक कोण C के लिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? n = 1/sin C। ठीक है, तो n का मान देखिए यहाँ कितना है? n का मान 2 है, तो 2 = 1/sin C। तो sin C बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। और 1/2 साइन का कितने पर मान होता है? साइन का 30 अंश पर मान होता है 1/2। तो इसमें C बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस पर आधारित। आगे और देखेंगे, अगर दूसरा वीडियो अगर बनाते हैं, ठीक है, तो और देखेंगे। तब तक ये तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमने आज ये कराए हैं। आगे देखो अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो इसी पर आधारित होंगे। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये, और जो है आप इससे तैयारी कर सकते हैं। पिछला वीडियो हमने काफ़ी दिन पहले डाला था और ये आज डाल रहे हैं। अब आगे से कोशिश यही करेंगे कि वीडियो आपको परमानेंटली मिलते रहें। ठीक है, जब कोई जिम्मेदारी हो जाती है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो हम बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।